हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन इन बीके मैथ्स गुरु क्लासेस। और आज हम लोग डॉक्टर मनोहर की मैथ्स में चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। तो बच्चों, चैप्टर को पढ़ने से पहले और इसके एक्सरसाइज करने से पहले कुछ इसके डिटेल के कुछ पॉइंट हम लोग जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे। तो देखिए, कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जो कि हमें जानने जरूरी हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने चैप्टर 1 डाल लिया है वास्तविक संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर्स क्या हैं। तो देखिए, परमेय व अपरमेय सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। कैसी बच्चों? परमेय और अपरमेय सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब परमेय संख्याओं की अगर बात करें तो परमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो परमेय संख्याएं होती हैं। अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो हमारी अपरमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो वे संख्याएं जिन्हें परमेय और अपरमेय सभी संख्याओं के जो हमारे सेट हैं वो कहलाते हैं वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4/3 है, 5/7 है, √2 है, √3 है, √7 है, माइनस की √3 है, -6/7 है, क्योंकि ये अपरमेय संख्या है, माइनस की है। ये परमेय संख्या है, माइनस की है, ठीक है। 1 2 3 ये परमेय है, ये सारी परमेय है, ये अपरमेय है, और ये भी अपरमेय है, ये भी अपरमेय है। तो परमेय और अपरमेय सभी संख्याएं मिलकर क्या बना देती हैं? वास्तविक संख्याएं बना देती हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए, अब हम लोग जानेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, क्योंकि इसका यूज भी हुआ है इस चैप्टर में। तो अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है उसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स है क्या, जानते हैं। देखिए, लिख इसलिए लिया है पहले से मैंने कि ये डिटेल है, तो इसको लिखने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगता, वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए पहले से बच्चों लिख लिया है मैंने इस प्रमेय के अनुसार। और देखिए, आप क्या कर सकते हैं, आप लोग ये कीजिए कि एक कॉपी और पेन लेके अपने साथ बैठ जाइए, और जितनी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ें आप नोट करते जाइए, ठीक है। और बहुत अच्छे से पूरी मैथ्स आपको समझ आ जाएगी, और कहीं पर भी आपको कोचिंग और इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घर बैठ के सारा कुछ आपको अच्छे से मिल जाएगा। और एक बात आपको बता दूं, अगर आपने डॉक्टर मनोहर की बुक पढ़ ली, पूरी बुक अगर आप ठीक से पढ़ लेते हैं, तो आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन बैंक और दूसरी बुक पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो देखिए, क्या है मैथमेटिक्स की जो फंडामेंटल थ्योरम है, तो कह रहे हैं इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या क्या होती है? जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। क्या कहती है प्रमेय? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। दैट इज भाज्य संख्या बराबर होता है, भाज्य संख्या बराबर होता है अभाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या बराबर होता है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। क्या है? भाज्य संख्या बराबर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, ये हो गया। इसके बाद देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो 4 है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2, 2 दूनी 4 हो गया। तो 1 और 1 2 बार 2 आया है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इस तरीके से लिखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स में। कैसे? 4 को क्या लिखा? 2 × 2 बराबर 2 का स्क्वायर। 8 है तो उसको लिखा 2 × 2 × 2, 3 बार लिखा, तो 1 2 3 बार है, तो 2 की पावर कितनी हो गई? 3 हो गई। 125 है तो 5 × 5 × 5 लिखा, तो 1 2 3 3 बार है ना 5, तो 5 की घात 3 लिख दी, ठीक है। ये होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है बच्चों, समझ में आ गई होगी आपको। अब आगे देखिए, बात करते हैं, ये है HCF और LCM ज्ञात करने की अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। तो HCF और LCM ज्ञात करने की अभाज्य गुणनखंड विधि। तो देखिए, इसमें क्या होता है बच्चों, पहला पॉइंट देखिए, मतलब कैसे ज्ञात करते हैं LCM और HCF को, ठीक है। तो समझिएगा जरा। पहला पॉइंट है, सर्वप्रथम दी हुई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए।
क्या करना होगा आपको, जो आपको संख्याएं दे रखी हैं, दी गई संख्याओं के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लोगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर करोगे। पहला स्टेप ये करना पड़ेगा आपको। दूसरा क्या है, अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने के लिए आप कैसे एचसीएफ निकालोगे। पहला पॉइंट तो ये है कि सब गुणनखंड कर लिया आपने, सारे जो फैक्टर हुए अभाज्य गुणनखंड। फिर एचसीएफ निकालने को आपने क्या किया, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। मतलब ये करेंगे आप कि जो फैक्टर किए हैं आपने उसमें सबसे छोटी घात वाला देखोगे फैक्टर, और जो कि उभयनिष्ठ हो मतलब कॉमन हो, जितनी संख्याएं उन सब संख्याओं में कॉमन फैक्टर हो और सबसे छोटी घात हो। ठीक है, उसे कहेंगे, क्या कहेंगे, मतलब एचसीएफ, जो उनका गुणनफल आएगा। ठीक है, वो एचसीएफ होगा हमारा। अब उसके बाद एलसीएम की अगर बात करें तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। क्या है, एलसीएम अगर निकालेंगे तो संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। इसमें सबसे छोटी घात, मतलब एचसीएफ में सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है और एलसीएम में सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। उसके बाद हमारा क्या मिल जाता है, हमें एलसीएम मिल जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखिए अब बात करते हैं हम कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए क्या होता है। बच्चों, दो धनात्मक पूर्णांक हमारे ए है और बी है, तो ए और बी के लिए क्या होता है, अगर हम ए गुणा बी करें, यानी कि दोनों संख्याओं की गुणा करें, तो दोनों संख्याओं की जो गुणा होती है हमारी, वो काय के बराबर होती है, एचसीएफ ए कॉमा बी गुणा एलसीएम ए कॉमा बी। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, ए और बी का एचसीएफ गुणा ए और बी का एलसीएम। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हैं, तो उन दोनों का गुणनफल जो होता है वो लासा गुणा मासा के बराबर होता है। ठीक है, अब हमें अगर एचसीएफ निकालना है इसका, ठीक है, ये एचसीएफ निकालना है तो क्या होगा, ए गुणा बी, ये तो ऊपर आ जाएगा और ये एलसीएम जो है वो नीचे आ जाएगा। और अगर हमें निकालना क्या है, अगर हमें निकालना है एलसीएम ए कॉमा बी का, तो क्या होगा, ए गुणा बी ऊपर आ जाएगा और ये एचसीएफ जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम बराबर होता है ए गुणा बी बटे एचसीएफ ए कॉमा बी का। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक प्रकार के क्वेश्चन और पूछे गए हैं इसमें, गुणनखंड वृक्ष विधि द्वारा संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड। एक गुणनखंड वृक्ष विधि है जिसके द्वारा हमें संख्याओं के गुणनखंड करने हैं। तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। संख्या है हमारी 625 के अभाज्य गुणनखंड जो है वृक्ष विधि से कीजिए। कुछ नहीं करना आपको, सॉल्यूशन में आपने 625 लिख लिया। अब ये देखा आपने लास्ट में 5 है तो आपने 5 से काटा थे, 5 कम 5 यहाँ लिख दिया, एक बचा, यहाँ कितने हो गए 12, 5 दूनी 10, तो ये 2 आ गए यहाँ पे। ठीक है, फिर बचा कितना 2, 25 हो गए, 25, ये 25 आ गए। तो अब ये आ गया फैक्टर, मतलब इसको 5 से काट के ये आ गया। अब इसको काटोगे, ये भी 5 से कटेगा, 5 का पहाड़ा पढ़ोगे, 5 दूनी 10, तो ये 2 आ गए, 2 बचे 25 हो गए, 25, ये 5 आ गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है ये 25 है, इनको 5 से काट दिया आपने, सही है। 5 से काटोगे तो कितना आएगा, 5 का पहाड़ा पढ़ोगे 25 में, 25, ये 5 आ गए। ठीक है, तो फैक्टर कितने हो गए इसके वृक्ष विधि से, 1 2 3 और 1 4। देखो 25 25 पंजे 125, 125 पंजे 625। ठीक है, तो बच्चों ये आशा करता हूँ आपको ये डिटेल जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। और ये जो डिटेल है हमारी, ये रही केवल इस पहली एक्सरसाइज के लिए डिटेल। और इसके बाद जो है अगली जो वीडियो है उसमें हम एक्सरसाइज 1A पढ़ेंगे। ठीक है, और अब आप लोग ये कीजिए कि ये जो मैंने आपको डिटेल ये बताई है, ये सभी डिटेल अच्छे से आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। वीडियो को रोक रोक के आप लोग देखते जाएं और अच्छे से नोट करते जाएं और समझते जाएं, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है, और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी होगी, बहुत अच्छे से आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों, आपका दिन शुभ हो।